हेलो दोस्तों। आप लोगों का सरकारी सागा 2.0 चैनल के क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज ये आपका पहला क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हम भारत के यूरोपीय आगमन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों का सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये होता है कि हिस्ट्री वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन वो याद नहीं हो पाता, या फिर याद कर लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो इन क्लासेस में हम हिस्ट्री को कहानी के रूप में पढ़ेंगे, जिससे आप लोग को वो कहानियां याद रहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन हर सरकारी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम हो, बीपीएससी के हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, दरोगा के हो, या इवन पुलिस कांस्टेबल के ही क्यों ना एग्जाम हो, हर जगह हिस्ट्री के क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन वही बात अटकता यहाँ पे है कि बहुत बच्चों को मन ही नहीं लगता हिस्ट्री पढ़ने में, और दूसरे वो लोग जो किसी भी तरह से एग्जाम एग्जाम के डर से या एग्जाम निकालने के लिए किसी तरह से याद तो कर लेते हैं, रट्टा मार जाते हैं, लेकिन वो बाद में भूल जाते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री को कहानी के रूप में देखेंगे, जिससे आप लोग को बहुत ही आसानी तरह से सारे के सारे हिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स इस क्लासेस में पढ़ाई जाएगी वो आप लोग को याद हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ध्यान से समझते हैं, यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में कैसे हुआ। बहुत पुरानी बात है, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूर दूर के देशों के व्यापारी भारत में आना चाहते थे, क्योंकि यहाँ मसाले, रेशम, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ मिलता था। यूरोप के देशों के व्यापारी भी भारत से व्यापार करना चाहते थे, पर उनके पास भारत पहुंचने के दो ही रास्ते थे, एक स्थल मार्ग और दूसरा समुद्री मार्ग। तो आइए सबसे पहले स्थल मार्ग की कहानी समझते हैं। यूरोपीय व्यापारी पहले बाल्कन प्रदेशों से होकर तुर्की, फारस, जिसे आज ईरान के नाम से भी जानते हैं, इराक पहुंचते थे। फिर वहां से अफगानिस्तान आते और फिर खैबर, खुर्रम, बोलन और गोमल दर्रों से भारत में प्रवेश करते। यह बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध रास्ता था, पर बहुत लंबा और खतरनाक भी था। वहीं अगर हम समुद्री मार्ग की बात करें, तो यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था, जहां व्यापारी भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरियन सी के नाम से भी जानते हैं, या काला सागर से निकलकर लाल सागर, फारस की खाड़ी और फिर अरब सागर में, अगर अरब सागर के रास्ते भारत आ जाते थे। 14वीं शताब्दी तक यह व्यापारिक मार्ग सुरक्षित था, और अरब तथा इतालवी व्यापारी इस पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। लेकिन एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ, और वह बदलाव क्या था? 15वीं शताब्दी के मध्य में अरबों और तुर्कों की शक्ति बढ़ गई। 1453 में तुर्कों ने कस्तुनतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से भी जानते हैं, पर कब्जा कर लिया।
यह शहर यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का सबसे बड़ा द्वार था। तुर्कों के कब्जे के बाद यह रास्ता यूरोपियों के लिए बंद हो गया। अब यूरोप के देशों के सामने बड़ी मुसीबत थी। वे भारत और एशिया के देशों से मसाले और कीमती वस्तुएं चाहते थे, पर रास्ते तो बंद हो गए थे। इसलिए अब एक ही उपाय बचा था, और वो उपाय था भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा जाए। तो अब यही समझते हैं कि भौगोलिक खोजों का युग शुरू हुआ कैसे। यूरोप की कई देशों ने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने की कोशिश शुरू की। यह काल इतिहास में भौगोलिक खोजों का युग कहलाता है। सबसे पहले पुर्तगाल ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। पुर्तगाल के राजा डॉन हेनरिक ने समुद्री खोज यात्राओं को प्रोत्साहन दिया। उसने नाविकों को अफ्रीका के तटों की खोज पर भेजा, ताकि वे भारत तक पहुंचने का नया रास्ता ढूंढ सके। साल 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक डियास अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा। वहां उसने भयंकर तूफानों का सामना किया, इसलिए उसने उस स्थान का नाम तूफानी अंतरिक्ष केप ऑफ स्टॉर्म रखा। लेकिन पुर्तगाल के राजा ने कहा, नहीं, यह आशा का प्रतीक है, तूफानी अंतरिक्ष नहीं। इसलिए इसे केप ऑफ गुड होप, यानी आशा का अंतरिक्ष कहेंगे। यह वही स्थान था जहां से भारत जाने वाला समुद्री मार्ग आगे बढ़ सकता था। उसी समय एक और साहसी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भी भारत पहुंचने का सपना लेकर निकला था। उसने सोचा कि अगर वो पश्चिम दिशा में जहाज चलाएगा, तो धरती गोल होने के कारण वह भारत पहुंच जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत नहीं, बल्कि अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया। इस तरह भारत की खोज करते करते उसने एक नए महाद्वीप अमेरिका की खोज कर डाली, और यह घटना विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनी। वही अगर आगे बढ़े, तो डियास की खोज के 10 साल के बाद पुर्तगाल का एक और नाविक, जिसका नाम वास्को डिगामा था, भारत की ओर रवाना हुआ। वह 1497 में पुर्तगाल से निकला था, और केप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ अफ्रीका के तट के किनारे किनारे आगे बढ़ता गया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर उसने एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से मुलाकात की। अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को भारत का रास्ता बताया। उसकी मदद से 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। उस समय कालीकट का जो शासक था, उसका नाम जमोरीन था। जमोरीन ने वास्को डिगामा का खूब स्वागत किया। वास्को डिगामा का यह आगमन भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की शुरुआत थी, जिसे केप ऑफ गुड होप रूट भी कहा गया है। अब यूरोप के लिए भारत का दरवाजा खुल चुका था। अब अगर हम लोग यूरोपीय देशों का भारत में आगमन का क्रम समझे, तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे, उसके बाद डेनिस आए थे, और लास्ट में फ्रांसीसी आए थे।
अब अगर परीक्षा की दृष्टि से कुछ 4-5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें, जो इस प्रकार है। 15वीं शताब्दी में एशिया और यूरोप का प्रकार व्यापार किसके हाथों में था? तो वो था अरब और इतालवी व्यापारियों के हाथों में। भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज को किसने प्रोत्साहित किया? तो वो थे डॉन हेनरिक, जो पुर्तगाल के प्रिंस थे। मध्य युग की घटना, किस घटना ने सभ्यता पर सबसे गहरा प्रभाव डाला? तो और कोई नहीं, भौगोलिक खोज थी। 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर का सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? तो मलक्का। किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की सहायता की थी? तो उसका नाम था अब्दुल मजीद। वहीं अगर हम निष्कर्ष की बात करें इस टॉपिक की, तो इस तरह वास्को डी गामा की 1498 की यात्रा ने इतिहास की दिशा बदल दी। भारत तक यूरोप का समुद्री मार्ग खुल गया, जिससे आने वाले वर्षों में पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश सभी भारत पहुंचने लगे। इन्हीं में से अंग्रेजों ने अंततः भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहीं से शुरू हुआ भारत का उपनिवेशी काल, जिसे कॉलोनियल पीरियड के नाम से जानते हैं। अब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप किसी भी एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। आगे इसी तरह से पढ़ने और समझने के लिए आपका अपना चैनल सरकारी सागा 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की बातें अगले क्लास में करते हैं, जिसमें आप लोगों के साथ सेट प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा, बाय बाय, और आप लोगों का दिन शुभ हो।